वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज। मतलब आज के टॉपिक में हम रीडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, जिनके साथ साथ हमने वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज भी पढ़नी है, समझनी है। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है और रीडिंग क्या होती है। रीडिंग सिर्फ एक टेक्स्ट को पढ़ लेना, वो एक अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं है रीडिंग का मतलब है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग को समझते हुए हम उसे अच्छे से समझें। जो भी टेक्स्ट, लेसन, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने उसको, उसमें जो नए आइडियाज हैं, नॉलेज हैं, उन सबको हमने साथ साथ गेन करना है। ये सब चीजें एक प्लानिंग के थ्रू ऑलरेडी बच्चों को सिखाई जाती हैं। जो न्यू लर्नर्स हैं, जो रीडिंग करना सीख रहे हैं, उनको टीचर ने बताना है कि आपने रीडिंग किस तरह से करनी है। सिर्फ वर्ड को प्रोनाउंस कर देना रीडिंग नहीं है, आपने टेक्स्ट का मीनिंग समझना है और इनको आप किन किन मेथड से समझेंगे। नए टेक्स्ट को, नई पढ़ी जाने वाली चीज़ों को विद मीनिंग समझना है और एक्शंस प्लान करके चलना है कि हम इसको किस तरह से समझेंगे। यही रीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। और वर्ड अटैक स्ट्रेटजी मतलब जो अनफेमिलियर वर्ड्स उसमें आ रहे हैं, उनको किस तरह से हम कोडिंग करते हुए, डिकोड करते हुए, जो फेमिलियर वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करते हुए हम उनका मीनिंग समझेंगे। तो ये वर्ड अटैक, इस तरह से स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे। पहले रीडिंग स्ट्रेटजीज, फिर वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज। Reading is not just pronouncing words, it requires understanding. देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना नहीं है कि हमने कोई भी टेक्स्ट या चैप्टर जैसे पढ़ना है तो जस्ट हम उसे रीड करते जाएंगे और वो चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग की रिक्वायरमेंट है कि जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसे समझना। मीन्स हम वर्ड्स प्रोनाउंस करें, लेसन को पढ़ें अच्छे से, लेकिन उसके अंदर जो भी बात आ रही है हम उसे समझें। उसमें जो आइडियाज बताए गए हैं, उसमें जो नॉलेज हमें दी जा रही है, हम उसे गेन करें। पढ़े जा रहे टेक्स्ट के मीनिंग को समझते हुए हमने रीडिंग करनी होती है। टू अंडरस्टैंड ए टेक्स्ट, रीडर्स यूज ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। एक टेक्स्ट को समझने के लिए रीडर्स काफी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। द टीचर शुड टीच दी स्ट्रेटजीज टू बिगिनिंग रीडर्स। इसीलिए एक टीचर को ये चाहिए कि जब वो बिगनिंग रीडर्स को पढ़ा रहे हैं, बिगनिंग रीडर्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग करना नई एक्टिविटी है, वो अभी सीख रहे हैं कि रीडिंग कैसे करनी है, तो टीचर को उन्हें ये स्ट्रेटजीज सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि रीडिंग कैसे होती है। There are the following strategies which can be helpful for the students to understand any text in any subjects. कुछ ये हमारी स्ट्रेटजीज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए ये स्ट्रेटजीज हमारी हेल्प करती हैं, जिनमें नंबर 1 है टू मेक प्रिडिक्शंस, सेकेंड वन इज टू विजुअलाइज, थर्ड वन इज टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, टू रीटेल एंड समराइज, to connect the text to life experience, other text of prior knowledge, and last one is word attack strategies. तो आइए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके इनको हम डिटेल में समझें। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी है to make predictions. Predictions encourage active reading and keep the students interested, whether or not the predictions are correct.
प्रिडिक्शन मतलब होता है पूर्व अनुमान करना। जो भी कोई काम हम करने जा रहे हैं, चाहे हम टेक्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पूर्व अनुमान करना। इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक्टिव रीडिंग के लिए एनकरेज होते हैं और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, चाहे प्रिडिक्शन सही हो या गलत। Incorrect predictions can give a signal of misunderstanding that needs to be revised. जो incorrect predictions होते हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का सिग्नल देते हैं कि हमने इसे रिवाइज करना है, इसे रिवाइज करने की, इसे सही करने की जरूरत है। The following instructions should be given to the students. प्रिडिक्शन बनाने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए एक टीचर को स्टूडेंट्स को इस तरह के इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, जैसे कि लुक एट द पिक्चर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर हेडिंग्स, डायग्राम्स एंड फीचर। कि जो आप टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उनमें जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो कंटेंट टेबल हैं, चैप्टर की हेडिंग क्या है, डायग्राम्स या फीचर्स वगैरह क्या हैं, आप पहले उन्हें देखिए। Then write down predictions about the text. Look for words or phrases from this prediction during reading. फिर जब आप पिक्चर्स, कंटेंट वगैरह, चैप्टर हेडिंग, डायग्राम सब देखेंगे तो उसके आधार पर आप टेक्स्ट के बारे में अपने प्रिडिक्शंस लिखिए। फिर जो वर्ड और फ्रेजेस आपने इन प्रिडिक्शन में लिए हैं वो आप रीडिंग के दौरान उनका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने क्या प्रिडिक्शन बनाई और क्या वो हमारे ठीक हैं या नहीं। While reading, revise the predictions और make new predictions. रीडिंग के दौरान हम प्रिडिक्शंस को रिवाइज भी कर सकते हैं या हम नई प्रिडिक्शंस भी बना सकते हैं। मतलब कि अगर टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रिडिक्शन ठीक नहीं है या कम है और बन सकते थे, तो हम साथ साथ नए प्रिडिक्शन भी बना सकते हैं, सही प्रिडिक्शन भी, कि टेक्स्ट पढ़ने के बाद और हमें लेसन समझ आ रहा है तो हम नए प्रिडिक्शंस भी, नए अनुमान भी लगा सकते हैं। सेकंड इज विजुअलाइज। विजुअलाइज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कल्पना करना या उसके बारे में चित्र बनाना। मतलब किसी भी चीज का हम एक आइडिया सा, एक पिक्चर अपने मन में ड्रॉ कर लेते हैं। There are many students who think visually using shapes, spatial relationship, moments and colors. काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो विजुअली सोचते हैं, मतलब किसी न किसी जिसके बारे में भी वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपने मन में एक पिक्चर बना लेते हैं, शेप्स यूज करते हुए समझते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में उस तरह से सोचते हैं, जो मूवमेंट्स हैं, कलर्स हैं, मतलब देख के उनके बारे में एक आइडिया, एक पिक्चर अपने मन में बना लेते हैं। दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी। उनको इस स्ट्रेटेजी से काफी फायदा होता है टेक्स्ट को समझने में, जो वो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में उससे काफी हेल्प मिलती है। The following instructions should be given to the students. स्टूडेंट्स को हमें विजुअलाइज करने के लिए, विजुअली एक टेक्स्ट को समझने के लिए इस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। फर्स्ट वन इज इमेजिन ए फिक्शियस स्टोरी टेकिंग प्लेस एज इफ इट वर ए मोर। Imagine the features of characters, pictures the plot in time and space. सबसे पहले टीचर को स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाना चाहिए कि आप एक फिक्शियस मतलब काल्पनिक सी स्टोरी कि जैसा कुछ अब आगे होने जा रहा है या ऐसी स्टोरी होगी, कुछ ऐसे अपने मन में एक स्टोरी सोच लें। उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, क्या पिक्चर्स, क्या प्लॉट, मतलब किस तरह से कैसे काम होगा, क्या कुछ उसके अंदर हो सकता है, इस तरह से आप मन में एक पिक्चर बना लीजिए। Imagine processes and explanations happening visually. Use nouns, verbs and adjectives to create pictures, diagrams or other mental images.
जो प्रोसेस है पूरा, हमें उसको इमेजिन करना है। जो एक्सप्लेनेशन हो रही हैं, जो विजुअली हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो हम स्टूडेंट से करवाएं। जैसे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह को यूज़ करते हुए पिक्चर्स बनवाएं, डायग्राम्स या कोई और मेंटल इमेजेस। मतलब क्या है कि मानसिक चित्र बनवाने हैं हमने, कुछ मन में इस तरह से मतलब हमारे हो, बच्चा जो है मेंटली अच्छे से सोचे समझे कि कैसे कोई वो काम कर सकता है, और इसमें वो नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव का यूज करना टीचर सिखाएं, ताकि वो इन सब का साथ साथ यूज कर सके। यूज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू ले आउट इंफॉर्मेशन, मेक स्केचेस और डायग्राम ऑन स्क्रैप पेपर। बच्चों को स्क्रैप पेपर पे कोई स्केच, डायग्राम वगैरह बनाने के लिए कहें, पहले लेआउट वो एक किसी इंफॉर्मेशन की बनाए, मतलब जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे वो ग्राफिकली प्रेजेंट करें। स्केच और डायग्राम को वो स्क्रैप पेपर पे बनाएं। मतलब क्या है कि इसमें विजुअली बच्चे सीख रहे हैं, इस स्ट्रेटजी में वो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वो स्क्रैप पेपर पे एक डायग्राम की तरह, एक स्केच की तरह वो बना लें। तो इससे क्या होगा कि जो वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कर समझ रहे हैं, उसको और अच्छे से डिटेल में समझने में उनको मदद मिलेगी। थर्ड वन इज टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स हमारी, कि हम स्टूडेंट से उनको क्वेश्चन करना सिखाएं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर, जो टेक्स्ट वो पढ़ने जा रहे हैं उसमें से वो क्वेश्चन बनाएं और उनके आंसर ढूंढने की वो कोशिश करें। Having students form their own questions help them recognize confusion and encourages active learning. स्टूडेंट्स जब अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, उससे उनकी जो कंफ्यूजन है, कहाँ पे उन्हें कंफ्यूजन हो रही है, वो उसे पहचान पाते हैं, और खुद क्वेश्चन बनाना उनको एक्टिव लर्निंग के लिए एनकरेज करता है। मतलब उनका लर्निंग में, उनका रीडिंग में इंटरेस्ट होता है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। जब टीचर इस स्ट्रेटेजीज के बारे में बच्चों को बता रही है, तो ये इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। मतलब चैप्टर पढ़ने के लिए, टेक्स्ट पढ़ने के लिए अगर हम क्वेश्चंस को पूछने, बनाने और उनके आंसर देने की स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, तो किस तरह से हमने करना है। फर्स्ट वन इज, before reading, think about the subject based on title, chapter headings, and visual information. Make note of anything you are curious about. रीडिंग से पहले आप जो सब्जेक्ट बेस्ड बनता है, हमारा टाइटल है, चैप्टर हेडिंग है, विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब जो कि हमें दिख रहा है, कोई डायग्राम, कोई टेबल वगैरह, जो भी कुछ है, हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचें समझें। मेक नोट ऑफ एनीथिंग मतलब किसी भी ऐसी चीज के बारे में जिसके लिए आप बहुत क्यूरियस हो, जानना चाहते हो, उसके बारे में आप नोट बना लीजिए। Second one is, while reading, pause and write down any question. Be sure to ask question if there is confusion. रीडिंग करते हुए आप थोड़ा रुकिए और कोई भी क्वेश्चन लिखिए। मतलब जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चन लिखिए, लेकिन आपने वो क्वेश्चन तभी पूछना है टीचर से, तभी पूछना है अगर वहां पे कोई कंफ्यूजन है, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, तब आप उसे पूछिए। Third one is, look for the answers while reading. Pause and write down the answers. रीडिंग करते हुए आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उनके आंसर्स भी ढूंढने की कोशिश करिए, थोड़ा रुकिए और उन आंसर्स को साथ साथ लिखिए। Were all the questions answered? Could the answers come from the other sources? फिर क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप ये चेक करिए कि जितने क्वेश्चंस आपने लिखे थे, क्या आपको सबका जवाब मिल गया, और वो आंसर जो थे किसी और सोर्स से हमें मिले, उस टेक्स्ट में से हमें मिले, ये सब हमने देखना है।
मतलब इस स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हम टेक्स्ट पढ़ते हुए अगर उसमें से क्वेश्चन बनाएंगे, उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उस टेक्स्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। रीडिंग का मेन पर्पस ही यही है कि हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या हमें बताया जा रहा है, हम उसके बारे में अच्छे से समझें। टेक्स्ट को हमने विद मीनिंग समझते हुए पढ़ना है। नाउ फोर्थ वन इज टू रीटेल एंड समराइज। रीटेल मीन्स दोबारा से बोलना, दोबारा से बताना, और समराइज करना। एक बार स्टोरी को, लेसन को समझने के बाद अपने वर्ड्स में बोलना रीटेल, और फिर उसको समराइज करना, मेन पॉइंट्स बताना वो। Retelling challenges the students to aim for complete retention. Summarization allows them to discriminate between main ideas and minor details. Retelling students को अपना एम अचीव करने के लिए मीन्स जो उन्होंने धारणा बनाई है, जो टेक्स्ट के बारे में सोचा है, उस एम तक पहुंचने के लिए एनकरेज करता है, पहुंचाता है। मतलब जो स्टूडेंट सोच के चले थे या जो वो लेसन पढ़ रहे हैं, उनको अपने शब्दों में बताना, समझाना कि हमने इस टेक्स्ट में क्या पढ़ा है, रीटेलिंग ये करना सिखाता है। और जो समराइजेशन है, टेक्स्ट की समरी करना, वो उनको मेन आइडियाज और माइनर डिटेल्स में, मतलब पूरे चैप्टर में क्या मेन आइडिया हमें बताया गया है और क्या छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उनके बारे में डिस्क्रिमिनेट मतलब अंतर करना सिखाता है। समरी जब हम करते हैं उसमें हमने मेन आइडियाज लेने होते हैं, तो इसीलिए समरी करते हुए स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि मेन बात टेक्स्ट में क्या है और माइनर डिटेल्स इसमें कौन सी हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जब टीचर रीटेल एंड समराइज ये वाली स्ट्रेटजी बच्चों को सिखा रही हैं। Number one is during reading, note down the main ideas or events. Put a check mark in the book or write a note to point out a main idea. जब आप रीडिंग कर रहे हैं, मेन आइडिया और इवेंट्स को आप नोट डाउन करें, एक नोटबुक में लिखते चले जाएं या एक चेक मार्क लगाएं बुक पर और एक नोट लिखें कहीं पर जहां आप रीडिंग कर रहे हैं, वहां पे मार्क करें कि मेन आइडिया को ढूंढने में दोबारा से, या हमें ये ध्यान रहे कि इसमें ये मेन आइडिया था, इस तरह से हम उसे मार्क करें। Second one is at the end of the chapter or section, review the information or story, note main ideas or events and details that support them. चैप्टर के एंड में या जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो खत्म हो रहा है, तब हम उस इंफॉर्मेशन या स्टोरी का रिव्यू करें। हम जो मेन आइडियाज उसमें या कोई इवेंट आया है उनको सपोर्ट करते हुए, अब उसी बात के पक्ष में लेते हुए उनको भी हमने नोट करना है साथ साथ। और थर्ड है हमारा आफ्टर रीडिंग रीटेल और समराइज द टेक्स्ट, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड सपोर्ट देम विद रेलेवेंट डिटेल्स। रीडिंग के बाद हम टेक्स्ट को रीटेल करें, दोबारा से बताएं या उसको समराइज करें, समरी बताएं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे उस टेक्स्ट के अंदर आए हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना है, उनको सपोर्ट करना है रेलेवेंट डिटेल्स के साथ। मीन्स उससे रिलेटेड जो भी डिटेल आई हैं वो बताते हुए हमने उस टेक्स्ट को समराइज करना है। फिफ्थ वन इज टू कनेक्ट द टेक्स्ट टू लाइफ एक्सपीरियंस, अदर टेक्स्ट और प्रायर नॉलेज। जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, किसी और टेक्स्ट के साथ या किसी प्रायर नॉलेज जो पहले से मतलब नॉलेज है, हमें उसके साथ अटैच करना, कनेक्ट करना। कनेक्टिंग ए टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स पर्सनलाइज द इंफॉर्मेशन। अगर जो टेक्स्ट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसे हम उनके किसी एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को पर्सनलाइज करते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है उस टेक्स्ट को समझने में। इट आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स रिमेंबर इंफॉर्मेशन व्हेन दे लिंक इट टू देयर लिव्स।
इसके साथ साथ जब ये इंफॉर्मेशन की स्टूडेंट्स को लिंक करने की ज़रूरत होती है किसी भी काम के साथ लिव्स के साथ अपने, तो वो इसे रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट उन्होंने पढ़ा अगर हम उसके उनके किसी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ या किसी उसके प्रायर नॉलेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को वो इंफॉर्मेशन याद रहती है और जब ज़रूरत हो वो उसकी यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। इस स्ट्रेटजी के बारे में बताते हुए स्टूडेंट्स को हमें या एक टीचर को इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। नंबर 1 is the subject familiar? Do the characters resemble familiar people? Have you learned about the concept from school, home or other experiences? मतलब हम उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि क्या ये जो आप सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हो आपसे फेमिलियर है, आप इसे जानते हो, जो इसमें करेक्टर्स आए हैं क्या किसी ऐसे पर्सन के साथ पीपल के साथ मिलते जुलते हैं जिसे आप पहचानते हो, या इस कंसेप्ट को आपने कभी स्कूल में, घर में या कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है। मतलब जो भी टेक्स्ट वो पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम बच्चों से ये क्वेश्चन करें कि क्या इनमें से आपको कुछ मिलता जुलता लगता है जो कि पहले से ही आपको नॉलेज है। सेकेंड वन इज द स्टाइल और जर्न फेमिलियर? क्या जो इस टेक्स्ट का स्टाइल है या जो लिटरेरी जर्न्स वगैरह हैं क्या वो आपको फेमिलियर हैं, क्या आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है। थर्ड एंड लास्ट वन इज राइट डाउन सिमिलैरिटीज बिटवीन द करंट टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंसेस नॉलेज और अदर टेक्स्ट। जो इस आपके टेक्स्ट में जो कि करंट टेक्स्ट में अब आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई ऐसी सिमिलैरिटीज जो पहले से आपको एक्सपीरियंस की हुई है आपने, जो पहले से आपको नॉलेज है या जो पहले से आपने टेक्स्ट किया हुआ है, अगर उससे कुछ मिलता जुलता है तो आप उन सिमिलैरिटीज के बारे में लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 5 मेन स्ट्रेटजीज थी जो कि टेक्स्ट को पढ़ते हुए रीडिंग करते हुए स्टूडेंट्स को जो रीडिंग करना बच्चे सीख रहे हैं उनको टीचर ने सिखानी है कि कौन सी स्ट्रेटजी अपना के किस तरह से आपने टेक्स्ट को पढ़ना है कि वो आपको समझ में आए। तो ये बहुत ही हमारी 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज थी। इसके बाद जो हमारी 6th है वर्ड अटैक स्ट्रेटजीज, वो अपने आप में अलग से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ भी हमने करना है, लेकिन स्टूडेंट्स वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिटेल में समझें। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।